नमस्ते। आज मैं आप लोगों से प्रवासी साहित्य के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो प्रवासी कविता में जो मानवीय संवेदना ऐसा एक विषय है। तो गत कुछ वर्षों से प्रवासी साहित्य जोर पकड़ता हुआ हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुका है। तो बहुत सारी प्रवासी साहित्यकार भी आजकल लिख रहे हैं। तो भारत में रह के विदेशी परिवेशों को उभारने वाले लेखक को भी हम प्रवासी साहित्य के अंतर्गत आजकल दर्जा दे रहे हैं। जो भी भारतीय विदेश में बस के हिंदी की हिमायत करते रहते हैं, उन्हीं की रचनाओं को भी हम प्रवासी साहित्य के अंतर्गत स्थान दे सकते हैं। तो गत कुछ वर्षों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवासी साहित्य एवं साहित्यकारों पर बहस होती रहती है, लेकिन आज भी लोग ये नहीं जानते कि प्रवासी माने क्या है। प्रवासी भारतीय साहित्य अथवा प्रवासी हिंदी साहित्य किसे कहते हैं, ये भी लोग नहीं जानते। उन्हें एक पूर्ण रूप अभी तक प्राप्त नहीं हो गया है। इसका स्वरूप कैसा होता है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो भारत के लोग समस्त विश्व में फैले हुए हैं, ये तो हम जानते हैं। भारतवासी जो है समस्त विश्व में फैले हुए हैं। वो भारतीय बड़ी संख्या में अपनी जीविका चलाने के लिए विदेश में बस चुके हैं। भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह के हिंदी में रचना करते हैं, उसके साहित्य को प्रवासी साहित्य कहते हैं। और भारत में रहकर प्रवासियों के बारे में लिखने वाला साहित्य भी प्रवासी साहित्य ही है। तो पहले भी प्रवासी साहित्य था, आज भी है, लेकिन आज के प्रवासी साहित्य पहले से बिल्कुल भिन्न है। प्रवासी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविताएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांगी, महाकाव्य, खंडकाव्य, अनुदित साहित्य, यात्रा विवरण, आत्मकथा आदि का सृजन हुआ है। तो प्रवासी हिंदी साहित्यकार ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि स्थानों को अपनी कर्मभूमि स्वीकार करते हुए साहित्य रचना करते हैं। प्रवासी कविता में मानवीय संवेदना का अपना महत्व है। विदेश में रहते हुए भी वो भारतीयता पर अडिग रहने वाले होते हैं। ये साहित्यकार वो अपनी रचनाओं के जरिए भारतीयता को उभारना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मानव के अंतरतम की सर्वाधिक पवित्र भावना ही संवेदना है। आप तो जानते हैं मनोविज्ञान में सेंसेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। साहित्य में संवेदना मात्र ज्ञानेंद्रियों का अनुभव न रहकर मानव मन की अतल गहराइयों में छिपी करुणा, दया एवं सहानुभूति की उदात्त वृत्ति है। इन अनुभूतियों का चित्रण प्रवासी साहित्य की खूबी है। इन अनुभूतियों को उभार कर ही प्रवासी साहित्य लिखा हुआ है। तो डॉक्टर पद्मेश गुप्त के प्रवासी पुत्र 2017 में प्रकाशित है। उस कविता संकलन जो है मानवीय संवेदना से भरपूर है। तो लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर पद्मेश गुप्त ने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में लंदन को चुना है और वहां रहकर हिंदी समिति की स्थापना उन्होंने किया है और 5 वर्षों तक हिंदी पत्र का भी संपादन किया वहां पर। और उनकी कविता में प्रवासियों की पीड़ा, विस्थापन का दर्द, रिश्तों की दरकती जमीन है, जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का जो संघर्ष भी है, विडंबनाएं भी वर्णित है। प्रवासी जीवन की विवशता को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, बारिशों की रात खुद ही बनता है अपना साया, बारिशों की रात खुद ही बनता है अपना साया, वह जानता है उसकी छत, वह जानता है उसकी छत, उसके सर पर नहीं घर पर है, उसके सर पर नहीं घर पर है, वह तीज त्योहारों पर नहीं रहता,
रहता है लेकिन हर दुआ हर फिक्र में, घर के हर जिक्र में। वह तीज त्योहारों पर नहीं रहता, रहता है लेकिन हर दुआ हर फिक्र में, घर के हर फिक्र में। आज के मानव के जो सोच विचारों में पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव है, हम तो ये जानते हैं। और मानवीय संवेदनाओं में भी बदलाव आता रहता है। सभी चीजों को वो तोल कर खरीद लेते हैं। यह भी नहीं, ब्रांड संस्कृति का प्रभाव भी संवेदना को बदल डाला है। इसका चित्रण भी उन्होंने किया है। आज मैं बाजार गया अपने लिए नई घड़ी खरीदने, परंतु लौट अपने बेटे के लिए नए जूते लेकर, जिसके ब्रांड उसकी पसंद का नहीं था, और मेरा ब्रांड हो गया पुराने ख्याल का पिता। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में रहने वालों की स्थिति जो है अति दयनीय है। वे अपने रिश्तेदारों से दूर रहने को बाध्य होते हैं। घर में कोई शादी हो, त्योहार हो, वो जा नहीं सकते। विदेश में रहने के लिए उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को उकेरता हुआ कवि गा उठता है, छोड़ आया हूं एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफर में संघर्षों के जो छाले फिर उगेंगे वह इन पैरों पर मेरे लौटने पर। अपने देश को छोड़कर प्रवासी जीवन अपनाने वाले व्यक्ति दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसे प्रवासियों पर करारा व्यंग्य करते हुए पद्मेश गुप्त यह बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क ही हमारा सब कुछ है, उसका स्थान और किसी को हम नहीं दे सकते। कवि का कथन देखिए, वो कबूतर था व्यापारी नहीं, वरना लेकर कुछ दाम वो भी बेच देता, अपना जन्म स्थान और कर लेता बसेरा, कहीं किसी और पेड़ पर हमारी तरह करता गर्व, कहीं किसी और देश। भारत में जन्म लेकर लंदन में कारोबार चलाने वाले कवि की मानसिक व्यथा बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपनी परंपरा एवं इतिहास को भूलकर विदेश में रहने वाले न वहां की संस्कृति अपनाते हैं, न अपनी संस्कृति पूरी तरह अपना सकते हैं। दोनों के बीच में पड़कर असमंजस में वो पड़ जाते हैं कि वो कैसे जिए। इसी बात पर विचार करते हुए कवि कहते हैं, सोच से परिकल्पना, परिकल्पना से परंपरा, सोच से परिकल्पना, परिकल्पना से परंपरा, परंपरा से अभियान, अभियान से विस्तार बनकर बढ़ी हूं। आज आपके सामने मधुर स्मृतियों का इतिहास बनकर खड़ी हूं। मेरा नाम लंदन वासी अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। कृष्ण, यशोदा और देवकी के मिथक के माध्यम से प्रवासी जीवन की जटिलता का वर्णन वे करते हैं। कृष्ण प्रवासी का प्रतीक है, देवकी मातृभूमि का प्रतीक और यशोदा विदेश का प्रतीक है। मिथकीय परिप्रेक्ष्य में दोहरी नागरिकता नामक कविता में विश्व के कोने कोने में बसे भारतवासी दोहरी नागरिक का जो परिवेश ओढ़कर जी रहे हैं, जीविका के लिए, रोटी के लिए उसे अपना घर परिवार को छोड़कर प्रवास में रहना पड़ता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं, अब उन्हें तौलकर इस प्रश्न का उत्तर कि वे किससे अधिक प्रेम करते हैं, यशोदा से और देवकी से, सिर्फ भाव, शब्द या इतिहास ही नहीं दे सकेंगे वे, कुछ अधिकार भी जन्मभूमि के विरासत में चल सकेंगे वे, कुछ अधिकार भी जन्मभूमि के विरासत में चल सकेंगे। थाम कर दोनों माँओं के हाथ
दोनों माँओं के हाथ। अब कृष्ण एक नए स्वप्न में दोहरी नागरिकता के जी रहे हैं आज विश्व के कोने कोने में। हम जहां भी जाएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को लेकर हम जाते हैं, तो उसे हम कभी नहीं भूल बैठते। आज ऐसा हो रहा है कि लोग अंग्रेजी के पीछे पीछे पढ़कर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। अंग्रेजी न जानना स्टेटस के लिए कलंक मानते हैं। इसलिए अपने मुल्क और उलूजों को छोड़कर विदेश में रहने वाले अपनी भारतीय अपनी संस्कृति विदेश में रहने वाले अपनी संस्कृति अपनी भाषा को भूल जाते हैं। तो लंदन में रहकर भी हिंदी भाषा की हिमायत करने वाले डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी हिंदी की वकालत करते रहते हैं। हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए वे अथक प्रयास करते हैं। उनके प्रयास में वे कामयाब ही सिद्ध होते हैं। जहां अंग्रेजी का बोलबाला हो, वहां हिंदी की प्रतिष्ठा करना मुश्किल बात है, लेकिन उसे कर दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। अपने इस विचार को उन्होंने अपनी कविता में यूं व्यक्त किया है। दूर बांग की सौंधी मिट्टी, दूर गांव की तुलसी पत्ती, पढ़ रहा विश्व जिनके मुख से, भारत भारत प्रेम की पंक्ति पंक्ति। भारत के उन सपनों को, हिंदी के नवरत्नों को दे रहे जो भारत के बाहर हिंदी के नारे लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे, अंग्रेजी के आसमान से हिंदी के सितारे। विश्व में विदेश में रहने वाले अक्सर संकट में पड़ जाते हैं। अस्तित्व संकट जो है इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक स्थिति है। भारतीय जब दूसरे देश में जाकर बसते हैं तो वो पूरी तरह वहां के नहीं बन सकते और भारतीय बनकर भी नहीं जी सकते। तो इस अवस्था में वो क्या कर सकते हैं? इसी अस्तित्व संकट को कवि ने व्यक्त किया है कि भारत में भारतीयों के बीच फिरंगी हो गया, भारत में भारतीयों के बीच फिरंगी हो गया, अपने अस्तित्व को तलाशता तलाशता, शायद अपने अस्तित्व को खोता खोता, अपने अस्तित्व को तलाशता तलाशता, शायद अपने अस्तित्व को खोता खोता, यहां भी पराया वहां भी पराया, यहां भी पराया वहां भी पराया। एक सुबह उसने अपनी जड़ों की ओर कदम बढ़ाया, एक सुबह उसने अपनी जड़ों की ओर कदम बढ़ाया, तो पाया सिर्फ स्पर्श ही काफी नहीं है, तो पाया सिर्फ स्पर्श ही काफी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो विदेशों में काम करने के लिए जाने वाले कुछ वर्षों के बाद वहां पर सेटल हो जाते हैं। 2-3 वर्ष में एक बार ही वो घर आ जाया करते हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उनके बच्चे भी दादा दादी से पराये जैसे व्यवहार करेंगे, अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। तो अपनी जन्मभूमि में एक घर तक नहीं वो बनवाते। कभी ऐसे लोगों से भारतीयता का एहसास कराते हुए अपनी संवेदनाओं को बदल डालने का आह्वान करते हैं। मुंबई शहर ने मुझसे मेरा यह गर्व छीन लिया, मुंबई शहर ने मुझसे यह गर्व छीन लिया कि मैं लंदन में जन्मे अपने बेटे से कहूं तुम विश्व के किसी कोने में भी हो क्यों न रहो, लेकिन अपनी मातृभूमि में एक घर अवश्य रखना। वर्तमान समय में फ्लैट संस्कृति का बोलबाला है। ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहने वाले एक दूसरे को जानते तक नहीं, ऐसी विडंबना पाश्चात्य संस्कृति यानी कि अपसंस्कृति का प्रभाव है। ऐसे माहौल में जीने वाले बच्चे दूसरों से जो रिश्ता नाते से दूर रह जाते हैं। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि तो आस पड़ोस के लोगों के साथ मत खेला करो, तुम्हें घर में बैठकर कार्टून देखना है, नहीं तो गेम खेलना है। तो इस पर चिंतित होकर भी कवि बताते हैं कि इस माँ ने जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई, बचपन से खेलता आया हूं मैं रंग बिरंगे तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन
पर आए। विदेश में जाने वाले सबसे पहले दूसरों से परिचय स्थापित करते हैं। अपनी मातृभूमि में जन्मभूमि से कोई है इसकी जानकारी लेने के लिए आतुर रहते हैं। अगर अपने देशवासियों से मुलाकात होती है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अगर अपने देशवासियों से मुलाकात होती है तो वे वहां के बारे में बातचीत करते रहते हैं। इसी मानवीय अनुभूतियों को कवि ने इस प्रकार वर्णन किया कि वे बोले कहां से हो, मैंने कहा लखनऊ से, और वे बोले लाहौर से। तब से आने लगी मुझे हर गेहूं के रंग में अपनी परिवार की महक। अक्सर हम देखते हैं कि जो विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए माँ तरह तरह की मिठाइयां बनवा के उनके दोस्तों के हाथ में उसे सौंपती हैं और उसे देने को। माँ से फोन कर बहुत कम शब्दों में ही वो लोग बातें करते हैं। उनके पास समय नहीं है माँ से बातचीत करने के लिए। माँ हमेशा अपने बच्चों की राह देखकर बैठी रहती है। आजकल के बूढ़ों की अवस्था ऐसी है कि सब कुछ होने पर भी वे अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। इसी अवस्था को उजागर करते हुए कवि कहते हैं, परिचित कोई लाता है माँ के हाथों का अचार, कैसे कैसे आता है परदेश माँ का प्यार। हंसता था और कहता था मेरा दोस्त जुनाइद, पैसे मिले गए समय समय, माँ लेना दवा, हाँ मिल गए, खाना खाया, खाना पिया। स्वा माँ बेटे में इतना ही होता है संवाद। तो वाद विवाद में पढ़ना हमारी संस्कृति संवेदना को ठोस पहुंचा देता है। समाज सेवी हो, कार्यकर्ता हो, इन वाद विवादों से दूर रहना चाहिए। आजकल के खोखले राजनीतिज्ञों के जो छद्म पर भी हंसी उठाते हैं कवि, और मानव मन में जो अहंकार की जो भूमिका है, अहंकार के कारण हमें किन किन दुविधाओं में पड़ना पड़ता है, इसी बात पर भी कवि विचार करते नजर आते हैं। आज भी फटक रहा है डाल डाल शाख शाख, वह बूढ़ा परिंदा और अपने अहंकार की संकीर्णता में मानने को तैयार ही नहीं है कि आकाश तो दृष्टि का भ्रम है, वो तो आनंद है। तो संवेदन शून्य मानव आज धोखा देने को भी हिचकते नहीं। हम तो विदेशी संस्कृति को अपनाते अपनाते किसी से हमदर्दी भी नहीं रखते, किसी को धोखा देने के लिए हम हिचकते भी नहीं हैं। रिश्तेदारों को, दोस्तों को धोखा देकर वो अपनी जो तरक्की चाहते हैं। ऐसी संवेदन शून्य दुनिया में कवि अपने मन की बात बताता है। मैं तुम्हें कैसे क्षमा करूं मेरे दोस्त, जब आज तुमने मेरी डायरी के पन्नों को अखबार कर दिया, मुझे समाचार कर दिया, इश्तिहार कर दिया है। देश विदेश में भटकने वालों की मनोदशा कुछ विचित्र है। हमेशा उन्हें विभिन्न प्रकार के उलझनों से जूझना ही पड़ता है। ऐसी उलझनों में अपनी जंगली पौधा नामक कविता में ऐसी उलझनों के बारे में कवि बता रहे हैं। संघर्ष कर रहा हूं मैं अपने अंदर द्वंद्व से, और फैलने दो इस जंगल को मैं अपनी जिंदगी में, बनने दो मरहम किसी के लिए इन पत्तियों को, या फिर बताऊं मैं अपने मन की तितलियां। अकेलापन आज की सबसे बड़ी विडंबना है। विदेश में हो या देश में हो, अकेलापन से जूझना एक विकराल परिस्थिति से जूझने के समान है। तो समकालीन कविताओं में हो या कहानियों में हो या उपन्यासों में हो, जो वृद्धों की त्रासदी को उकारते हुए बहुत सारी रचनाएं निकलती रहती हैं। तो इस अकेलापन से जूझते हुए मानव की अवस्था पर भी कवि विचार करते हैं। कभी भीड़ में अकेलेपन, कभी तन्हाई में कोलाहल, कहता है मुझसे पाँव के निशान मिट जाएंगे। तो मन में विभिन्न भाव जो आते रहते हैं, प्यार, कुंठा, निराशा, खामोशी आदि। तो इन खामोशी के बारे में भी कवियों ने वर्णन किया है। तो प्रवास में रहते हुए जब अकेलापन को जूझना पड़ेगा, तब कभी कभी वे लोग जो है खामोश में रहते हैं।
तो अपने घर परिवार के बारे में सोच के, अपने दोस्तों के बारे में सोच के, अपने बंधुओं के बारे में सोच के, तो खामोशी को खाने पर क्या लगेगा, किस प्रकार लगेगा, इसका वर्णन पद्मेश गुप्त जी ने इस प्रकार किया है कि खामोश था इजहार, खामोश था इकरार, खामोश था प्यार, फिर भी मैंने एक काव्य सुना, एक काव्य पढ़ा, एक काव्य लिखा। शायद भावनाओं को लफ्ज आंखें देती हैं। तो अकेलापन और खामोशी जो है भावनाओं को उजागर करते नजर आते हैं, यही कवि बताना चाहते हैं। तो हमारे मन में जब कभी कोई दुख हो, कोई सुख हो, तो दूसरों से खुलकर बताने से मन हल्का हो जाता है। दुखी होते समय तो खुशी को बांटते तो खुशी दुगना हो जाएगा। और दूसरों की सांत्वना जो है चोट खाए हुए मन को कितना सुकून प्रदान करता है। तो विदेश में अकेले रहने वालों को जो है सुकून प्रदान करने के लिए कोई भी नहीं रहते। इसकी अवस्था का वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं। तुम्हारी आंखों से बस रहा था जो संवाद, तुम्हारे समर्पण को संपूर्णता दे गया और मेरा हृदय अंगारों से मुक्त हो गया। तो दूसरों से अपने दुख बांटने पर जो अपने हृदय के जो अंगारे हैं वो मिट जाएगा। तो प्रवासी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि घर जाने के लिए अगली छुट्टी कब मिलेगी। तो उनके लिए यही एक दिक्कत है कि जब चाहे वो घर नहीं जा सकते। पहले तो घर वालों को खत लिखा करते थे, फिर इसके स्थान फोन ने ले लिया। आज तो न जाने क्या क्या चीजें हैं उस पर बातें करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। इसी बात का इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि लिखते थे एक दूसरे की पलकों पर नन्हे नन्हे सपने, एक दूसरे की हथेली से हथेली मिलाकर खींचते थे किसी सुंदर तट या वादियों के बीच योजनाओं के चित्र अगली छुट्टियों के लिए। तो वो अगली छुट्टियों का इंतजार करते हुए जिंदा रहते हैं, जीवन जीता रहता है। तो आज के जमाने में जो है सब बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है और उन्हें न घर की चिंता न परिवार की चिंता होती है। उन्हें हमेशा करियर की चिंता रहते हैं, खुद के बारे में सोचने का समय तक उन्हें नहीं है। इसी अवस्था को उजागर करते हुए कवि कहते हैं बात पैसे की नहीं समय की है। तो दूसरों से बातचीत करने के लिए उन्हें समय नहीं है, समय जिसे अब ढूंढना पड़ता है डायरी से। तो मुझे समय है या नहीं मेरा शेड्यूल चेक करना पड़ता है, जिसमें हुआ करती थी मेरी कविताएं, वो कविताएं जो अब मांगती हैं समय मेरी डायरी से। तो डॉक्टर गौतम सचदेव इस प्रकार के और एक कवि हैं। तो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। मैंने जो यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ एक प्रवासी कवि पद्मेश गुप्ता के जो परिचय कराया है। पद्मेश गुप्ता की रचनाओं में उन्होंने किस प्रकार विदेशी जो बैकग्राउंड को दिखाने का प्रयास किया है, उनके अंदर मन की अनुभूतियां किस प्रकार हैं, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो अगले वीडियो में मैं और एक कवि और एक प्रवासी कवि जो है गौतम सचदेव, उन्हीं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।